Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we are on our chapter number 3 of history, that is kinship, caste and class. And we know that we are basically talking about the social structure that existed during basically 600 BCE to 600 CE. यानी उस टाइम पीरियड के बाद उस टाइम पीरियड पे कैसे लोगों की लाइफ थी, क्या उनका सोशल कंडीशंस क्या थी, क्या उनके सोशल बिलीव्स थे, जिसमें हमने ये देख लिया था मैरिज सिस्टम कैसा था उनका, कैसे सोसाइटी वर्णास में डिवाइडेड थी और फर्दर फिर जातीज में डिवाइडेड थी, कैसे लोग मनुस्मृति को, धर्मशास्त्र को, धर्म सूत्र जो है उनको फॉलो करते थे और उनके अकॉर्डिंग ही लाइफ अपनी लीड करते थे। बट इसमें हमने हर जगह पे देखा है थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस यहाँ वहाँ अपने को देखने को मिलता है, एंड वी हैव गॉट प्रॉपर एविडेंसेस ऑफ द एक्सेप्शंस एज वेल, है ना। So in our previous class, basically we have done about, you can say, mainly regarding the property या ownership of property की हमने की थी ना previous class, जिसमें हमने देखा था कि मेनली जो प्रॉपर्टी होती है फादर की, इट बिलोंग्स टू ऑब्वियसली हिज सन्स, और जिसमें से एल्डेस्ट सन जो है उसको एक स्पेशल पोर्शन मिलता है प्रॉपर्टी का, और women as such do not get any property, but at the time of marriage उनको जो भी चीजें मिलती है उसको स्त्रीधन बोलते हैं, which is something that belongs to her, or she can then pass on it to her children, and the husband obviously do not have as such right over it. But then इसके रिलेटेड भी कॉन्ट्रडिक्शन है अपने पास, मेंशन है कि एक वुमेन को जो सारी फैमिली की जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी पोजेशन है उसको होल्ड नहीं करना चाहिए विदाउट द परमिशन ऑफ द हस्बैंड। तो वो तो हो गई कि रिगार्डिंग जो विमेन जेंडर के बेसिस पे कैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अगर हम सोसाइटी के बेसिस पे बात करें तो हमने ये देखा था कि इस सोसाइटी से रिलेटेड वर्णा सिस्टम में जिस हिसाब से डिवाइडेड थी, अगेन ऐसा माना जाना चाहिए कि जो अपर सेक्शंस है वर्णा सिस्टम के, दैट इज द ब्राह्मण्स एंड दी क्षत्रियास, इनके पास होना चाहिए मेजर वेल्थ, जिसके डिस्क्रिप्शंस भी हैं। बट अगेन इससे रिलेटेड भी एक्सेप्शंस है अपने पास, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत जगह मेंशन होता है अ पुअर ब्राह्मण, यानी पुअर ब्राह्मण यानी ब्राह्मण भी कभी कभी क्या होते थे, गरीब हो जाते थे। सो दैट मीन्स अपने पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रिलेटिंग टू दिस विच आर बीइंग मेंशन कि ऐसे होती है या ऐसे फॉलो होना चाहिए, बट उससे रिलेटेड भी कुछ एक्सेप्शंस है, एज वी डिड इन आवर प्रीवियस क्लास की। स्पेसिफिकली अगर हमने वो स्टोरी देखे अबाउट द पांडव्स एंड द कौरव्स प्लेइंग द गेम ऑफ डाइस, जिसमें जो पांडव्स थे वो सब कुछ हार गए थे, देयर प्रॉपर्टी, ट्रेजरी, किंगडम, and even they lost themselves, and finally उसके बाद Draupadi was also something that was lost. So now this here somewhere losing human being who actually is somewhere related to is was a new thing, और वही है प्रॉपर्टी और ओनरशिप से रिलेटेड है कि क्या क्या चीजें जो है इट बिलोंग टू वन पर्टिकुलर पर्सन। इससे रिलेटेड हमने पूरी डिबेट की थी कि द्रौपदी ने क्वेश्चन किया फिर युधिष्ठिर को कि जब आप खुद को हार चुके थे, देन हाउ कैन यू, डज शी स्टिल बिलोंग टू हिम एंड हाउ डिड ही लूज हर अगेन, एंड पूरा जो ये कंट्रोवर्सी है इसको, इट वाज अनआंसर्ड, बट फाइनली एट द एंड जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने पांडव्स और द्रौपदी जो है उनको उनका पर्सनल फ्रीडम दे दिया था। सो क्लियरली अपने को पता है मेन जो प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं इज द मैन, एंड जनरली द एल्डेस्ट यू कैन से मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड मेंबर में मेल हो जाएगा। उसके बाद एज आई सेड हमने वर्णा सिस्टम से रिलेटेड भी देखा है कि ऐसे तो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास वर कंसिडर्ड मोस्ट you can say royal person having lot of wealth, but then इसके अलावा कुछ contradictions है जिससे related हमने पढ़ी थी एक स्टोरी अगेन, जिसमें ये बात हो रही थी बिटवीन अ किंग एंड अ फॉलोअर ऑफ बुद्धा, जिसमें वो बोल रहे थे कि अगर कोई शूद्रा है जिसके पास वेल्थ हो जाए
तो क्या उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा? तो द किंग इवन समवेयर सेड कि नो, अगर शूद्रा के पास वेल्थ है तो फिर वो तो अपनी सर्विस के लिए दूसरे शूद्रा को भी काम के लिए रख सकता है और बाकी वर्णास को भी रख सकता है फॉर हिज ओन सर्विस। तो इस तरीके से तो ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम एंड वर्णास इतने डिफरेंस नहीं शो कर सकते इन दिस पर्टिकुलर, अगर हम इस नोशन की बात करें तो। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, हमने बोला था शेयरिंग वेल्थ कैसे होती है। तो यानी वेल्थ एक्यूमुलेट होना, स्टेटस वाइज आपके पास वेल्थ होना इज समथिंग एल्स। बट इस टाइम पे एक और चीज डेवलप हो गई थी कि जो मैन जिनके पास पैसे हैं पर वो जेनरस हैं, यानी कि वो पैसों को क्या करते हैं, लोगों को डोनेट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट किया जाता था, रादर देन द पीपल हु आर वेरी माइजर, यानी बहुत कंजूस है या फिर वो क्या करते हैं पैसे अपने एक्यूमुलेट कर लेते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। और इसी से रिलेटेड अपने पास मेंशन जो स्टोरीज है, जो पोएम्स हैं, वो साउथ इंडिया की जो अपने पास रिसोर्सेज हैं, जो रिटन पार्ट है वहां से मिलता है। ठीक है, तमिलक्कम से अपने को मिलता है, जिसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। बेसिकली ये सजेस्ट किया जाता था कि जो रिच है उनको अपनी जो वेल्थ है वो पुअर के साथ शेयर करनी चाहिए। ओके, दैट मींस बिकॉज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, यानी हैव एंड द हैव नॉट्स। तो जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए, उनके साथ शेयर करने चाहिए ये पैसे, या उनको डोनेट करना चाहिए जिनके पास नहीं है। सो तभी जो वो पर्सन है ही विल बी मोर रिस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी। ओके, this was regarding the ownership of wealth and the sharing of the wealth that we have already covered. So now we move on to the next part of it. इसमें हम देखेंगे कि जो social differences हैं वो एक तरीके से तो somewhere people were made to accept because of the mention of Varna system in Rig Veda, है ना, but इसके अलावा भी सोशल डिफरेंसेस जो है वो एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन किए जाने लग गए इस टाइम पे। ठीक है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट से आता है आपके पास। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है दे हैड डेवलप्ड एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, और मतलब ये बोलते थे कि सोशल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इनको रेगुलेट और इनको मेंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाना जरूरी है, और ये इंस्टीट्यूशंस जो है ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो इस चीज को उन्होंने, एक उनकी टेक्स्ट थी जिसका नाम था सुत्त पिटिका, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ओरिजिनली जो ह्यूमन बीइंग्स है ना वो पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं थे, जो उनके बॉडीली फॉर्म्स थे वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं थे जैसे अभी है, यानी कि वो टोटली ह्यूमन बीइंग्स जैसे नहीं थे, इवॉल्व नहीं थे, और ना ही जो प्लांट्स है वो भी फुली डेवलप्ड हुए थे। तो इस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लोग नेचर से उतना ही लेते थे जितनी उनको जरूरत होती थी। ओके, दैट मीन्स दे टुक थिंग्स फ्रॉम द नेचर ओनली टिल द अमाउंट दे नीडेड, मतलब ग्रीड कहीं पे नहीं था, ओनली सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए या सेटिस्फैक्शन के लिए जितना चाहिए होता था उतना ही लेते थे। एक आइडियलिस्टिक स्टेट थी, स्टेट ऑफ पीस था। ठीक है, पर ग्रेजुअली क्या हुआ, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए, डेवलप हुए, वैसे वैसे क्या होने लग गया, उनके अंदर है ना फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रीडीनेस, मतलब लालच आने लग गया। ठीक है, एंड दे बिकेम डिसीटफुल। अब थोड़ा थोड़ा वो लोग क्या है, धोखा देने लग गए, मतलब वो लालची हो गए थे, वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, एंड दे वर समवेयर ऑलवेज वांटिंग टू हैव मोर। यानी जो पहले का जो उनका नेचर था पीसफुली एंड बीइंग सेटिस्फाइड ओनली इन फुलफिलिंग देयर नीड्स, वो हट रहा था, ग्रीडीनेस हो रही थी इनको, मतलब एक दूसरे से ये दे वर रेडी टू डिसीट, एंड ऑल्सो हेयर हम बोलेंगे कि समवेयर इनको हम रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं फॉर द सिचुएशन दैट वर बीइंग नाउ दैट विल बी सीन लेटर। ठीक है,
तो इसके कारण एक जरूरत हुई कि एक ऐसे पर्सन को या एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाए जो जब भी कुछ गलत हो उसके अगेंस्ट वो कोई एक्शन ले सके। अगर कोई ऐसी चीज हो जो गलत है तो वो उसको डिसअप्रूव करे। अगर कोई ऐसी चीज है मतलब इतना गलत हुआ है कि उस पर्सन को या उस चीज को वहां से हटाई दिया जाए, उस कंट्री से सपोज बाहर भेज दिया जाए, सो दैट पर्सन और अथॉरिटी शुड हैव द कंट्रोल ओवर इट टू मेक प्रॉपर डिसीजंस। ठीक है, और इन रिटर्न उस पर्सन को क्या मिलेगा, बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग रिक्वायर्ड फॉर द होल सोसाइटी। सो इन रिटर्न क्या चाहिए, इन रिटर्न ऑब्वियसली उनको मे बी प्रोपोर्शन ऑफ राइस मिलेगा, या फिर जिसको हम बाद में बोलेंगे धीरे धीरे टैक्सेस जैसे मिलेगा। और ये जो पर्सन है इसको चूज किया जाएगा एंड इट विल बी द ग्रेट इलेक्ट, और इसको हम बोलेंगे महासमुद्र। ठीक है, नाउ यानी क्या बोल रहे हैं, ये सिंपल टर्म्स में ये बोल रहे हैं कि पहले ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व नहीं थे, सेटिस्फाइड थे चीजों से, जैसे जैसे वो डेवलप हुए, लालची हुए, तो लोग थोड़ी गलत चीजें करने लग गए। इसीलिए जरूरत हो गई एक ऐसे पर्सन को इलेक्ट करने की जो डिसाइड कर सके क्या सही है क्या गलत है, और उसके इस काम के बदले में लोग उसको कुछ कुछ चीजें देंगे, मे बी प्रोपोर्शन ऑफ राइस और वॉट एवर इट इज। तो वो एक महासमता होगा और वो डिसाइड करेगा चीजों को। तो यानी कैसे एक तरीके का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल एंड द पर्सन whom they have elected to take the decisions। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप है इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। कैसे ह्यूमन चॉइस, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने इलेक्ट किया है, और इसके बदले में हम उनको टैक्सेस देंगे इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट, या फिर उनके लिए कुछ काम करके। एट द सेम टाइम इट रिवील्स recognition of human agency in creating and institutionalizing economic and social relation। यानी इस टाइम पे हमें पता चल जाता है कि अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक इंस्टीट्यूशंस जैसे बना रहे हैं, जो जहां पे भी उनको लगता है कि सोशल कुछ रिलेशन जो है उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है या कुछ इकोनॉमिक डिसीजन लेना है तो वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर इम्प्लीकेशंस भी है। अदर इम्प्लीकेशंस क्या है कि क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर क्रिएटिंग दिस सिस्टम। दे कैन आल्सो चेंज दिस इन फ्यूचर बिकॉज दे आर द पीपल हु हैव क्रिएटेड इट। चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे किंगशिप हो, चाहे जिस टाइप का सोशल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, because human beings have created it, that is why human beings have full right over changing it if needed in future। So this was how you can say जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है they explained the social differences, कि social differences जो हैं वो इसीलिए हुए थे क्योंकि the way human beings were evolving changed, so there was a need, और इसीलिए differences create हुए society में। And human beings were the people who actually, human beings were the creatures who created it, and that is why they are the people who are responsible for even changing it if needed in future। यानी सोशल डिफरेंसेस को इन लोगों ने अब रिलीजियस टर्म्स में ना समझा के थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, किसने, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि बेसिकली इसको एक दूसरे ऑल्टरनेट वे में ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट टोटली रिलेटेड टू लाइक रिलीजन। ओके, सो ये तो हो गया अपना पूरा की सोशल डिफरेंसेस, और जैसे जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है रिगार्डिंग whatever was being experienced during this time period। बट अब हम देखेंगे अबाउट हैंडलिंग टेक्स्ट। ठीक है, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। अब देखो हमें, we have also discussed it many times whenever we are talking about any of the historical text, कि जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है ना उनको कैसे हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स हैंडल करते हैं, कि वो टोटली इसको ट्रू मान लेते हैं या वो टोटली इसको मान लेते हैं कि नहीं ये ऐसा हुआ नहीं था, जस्ट अ काइंड ऑफ स्टोरी दैट इज रिटन, या फिर वो उसमें सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द वेज, हाउ डू दे फाइंड आउट
that the things written in these texts were true or not. So ये एक क्वेश्चन आ जाता है in front of the historians. तो अब हम बात करेंगे that how did the historians tackle महाभारत. सो यहाँ पे देखेंगे कि एनालाइज करने के लिए टेक्स्ट को हिस्टोरियंस को बहुत चीजों को समझना पड़ता है. जैसे इस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो हिस्टोरियंस देखेंगे क्या वो प्राकृत में लिखी हुई थी या पाली में लिखी हुई थी या तमिल में लिखी हुई थी या और किसी और में भी लैंग्वेज में लिखी हुई थी. ठीक है, उसके बाद ये पता करते हैं जैसे कि अगर प्राकृत, पाली, तमिल जैसी लैंग्वेजेस में लिखी गई थी तो ये वो लैंग्वेजेस थी जो कॉमन पीपल बोलते. और अगर संस्कृत में लिखी हुई है तो संस्कृत तो वो लैंग्वेज थी जो एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से प्रीस्ट या फिर जो एलीट ग्रुप है, हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, उन्हीं को आती थी, है ना. तो ऐसी टेक्स्ट को किस तरीके से हैंडल करना है और जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज में लिखी हुई है टेक्स्ट उसको किस तरीके से हैंडल करना है, दैट इज टोटली हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ एनालिटिकल वर्क दैट द हिस्टोरियंस नीड टू डू. ठीक है, अब अगर संस्कृत वाली टेक्स्ट है या दूसरी भी टेक्स्ट है तो क्या उसमें सिर्फ मंत्र लिखे हुए हैं या सिर्फ ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं वो जब कोई भी हवन या कोई रिचुअल करते हैं तभी बोलते हैं, या फिर क्या वो स्टोरीज लिखी हुई हैं जो कि कॉमन पीपल के लिए है ताकि वो पढ़ सके उसको और अगर अच्छी है तो आगे उनको सुना सके. ओके, तो हिस्टोरियंस जो है वो यही ट्राई करते हैं ये चीज समझने की कि जो हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है वो किस मोटिव से लिखी गई, किस पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी, जिस ऑथर ने उसको लिखा है उसका इंटेंशन क्या था वो टेक्स्ट लिखने के पहले, उसको किस ऑडियंस के लिए लिख रहा था. ठीक है, सो हमें पता है, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो कि अगर सिर्फ राजा को प्लीज करने के लिए लिखा जा रहा है तो उसमें सिर्फ राजा की मेनली प्रेज होगी, उसकी तारीफ होगी. बट कॉमन पीपल के लिए है तो उसमें कुछ ऐसे तरीके होंगे कि कैसे एक आइडियलिस्टिक पर्सन को लाइफ अपनी जीनी चाहिए. सो किस ऑडियंस के लिए लिखा जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ऑथर्स हमेशा ये ध्यान में रखते हैं, दे ऑलवेज कीप द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस इन माइंड while composing their work and then they try and उसके बाद जो उनका composition है वो क्यों compose किया गया है, compile किस तरीके से किया गया है, कौन सी जगह पे किया गया है, these are all things that are really important हम बोलेंगे. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि possible date क्या है जिस टाइम पे ये compose किया गया था, क्या जब कंपोज किया था उसी टाइम पे एक्चुअली पूरा कंपाइल कर लिया गया था या बीच में थोड़ा टाइम गैप था. ठीक है, ये सारी चीजों को असेस करते हैं, इन सारी चीजों को एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो चीज रियली हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट थी या नहीं, क्या वो सिर्फ एक स्टोरी के बेसिस पे मेंशन है, क्या वो ऐसे ही मेंशन है या फिर असली में वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट मेंशन किए गए हैं या वेदर कोई इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जो उस टाइम पीरियड पे हुआ था, मे बी चेंज ऑफ रूलर, मे बी चेंज ऑफ सम अदर बिग थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम, वो चीजें मेंशन्ड है तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से है. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड हियर, दैट before the historians understands a text, he or she needs to look at lot many more things to understand the historical importance of that text. ठीक है, तो क्योंकि हमने इस चैप्टर में महाभारत की बात की है बहुत बार तो हम महाभारत से रिलेटेड चीजें देखते हैं. एंड महाभारत को पढ़ना इज रियली एंड टू अंडरस्टैंड इट and then to find out that what is important and what is not is again the next thing that historians look upon. But now Mahabharata is considered a really important thing from historical point of view क्योंकि इसमें बहुत एक vast text है, बहुत कुछ mentioned है हमारे लिए, and because so many things are mentioned, that is why this is somehow we can say that a very important
textual material that is available to us to understand about that time period. Okay, तो हम सबसे पहले जब बात करेंगे about महाभारत ओनली, हम ये देखते हैं regarding the language and the content of this time period. Okay, तो let us look at the language of the text. ये जो महाभारत का वर्जन जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली इट इज रिटन इन संस्कृत. ठीक है, दो हमारे पास, हमें पहले भी पता है कि महाभारत के बहुत सारे वर्जन्स हैं जो अपने पास अवेलेबल हैं. ओके, so the version of Mahabharat we have been considering is in Sanskrit, though we have Mahabharat mentioned in many other languages. However, Sanskrit used in Mahabharat is far simpler than that of the Vedas or of the Prashastis that we have discussed earlier. यानी इसका क्या मतलब है कि जो संस्कृत में भी मेंशन है महाभारत, दो इट इज ऑल्सो रिटन इन संस्कृत, एंड जो हमारे प्रशस्तिज है, जो हमारी वेदास है, वो भी संस्कृत में लिखी हुई है. बट जो महाभारत है वो बहुत इजी संस्कृत में लिखी हुई है, अंडरस्टैंडेबल है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आ गया. सेकंड है कि हिस्टोरियंस जो हैं वो जनरली जितना भी कंटेंट होता है टेक्सचुअल मटेरियल का, उसको दो में डिवाइड कर लेते हैं, टू ब्रॉड हेड्स में. ठीक है, पहला है नरेटिव, यानी नरेट करते हुए. ठीक है, जिसमें बेसिकली चीजें ऐसे लिखी हुई होती है कि सोशल नॉर्म्स थे, किस टाइप के नॉर्म्स थे, किस टाइप से चीजें जो है वो समवेयर डिस्क्राइब थी. ओके, यानी जस्ट अंडरस्टैंड, दो सेक्शंस या दो तरीके से जो हिस्टोरियंस है वो रिटन पार्ट को डिवाइड कर देते हैं. वन ऑफ देम इज बेसिकली रिगार्डिंग द यू कैन से सेक्शन जिसमें स्टोरीज जैसे होता है. ठीक है, तो ये जो स्टोरीज जैसे है इसको हम क्या बोल सकते हैं, नरेटिव बोल सकते हैं. वेयरएज अगर हम दूसरी वाली चीज को देखें, जो दूसरी वाली है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली डाइडैक्टिक, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली रिगार्डिंग द यू कैन से कुछ इंस्ट्रक्शन देना. ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देना, और इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ समवेयर ये बताना कि सोशल नॉर्म्स क्या है, कैसे कुछ चीजें फॉलो होती है और फॉलो होनी चाहिए. सो वी कैन इसको क्लियरली हम दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा नरेटिव, जिसमें बेसिकली स्टोरीज के फॉर्म में या कोई चीज जिस तरीके से डिस्क्राइब करना. ठीक है, नरेशन वी ऑलरेडी नो व्हाट इज नरेशन. एंड अगर हम इसमें सेकंड पॉइंट देखें अपना, तो अपना सेकंड पॉइंट हो जाता है डाइडैक्टिक. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली कुछ तरीके बताना, कुछ नॉर्म्स बताना, कुछ प्रेस्क्रिप्शंस जैसे बताना, कुछ बताना कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर टू बी डन इन सर्टेन वे. ठीक है, तो बेसिकली टेलिंग सर्टेन नॉर्म्स एंड टेलिंग सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर टू बी फॉलोड. ओके, नाउ वी कैन से दैट जनरली जो हिस्टोरियंस है वो महाभारत को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ काइंड ऑफ ड्रामेटिक थिंग. एक स्टोरी है, कंटिन्यूअस स्टोरी, जिसमें बहुत सारी चीजें सीक्वेंस में होती जा रही है. ओके, एंड लॉट ऑफ ड्रामा इज इन्वॉल्व, लॉट ऑफ चेंजेस आर इन्वॉल्व, लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस थिंग्स आर इन्वॉल्व, और मतलब डायनामिक जैसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा क्या है, ड्रामा है. तो मूविंग स्टोरी है, बट दैट द जो इसमें डाइडैक्टिक पोर्शन जो है ऐसे लगता है कि वो बाद में ऐड किया गया है. हमें पता है कि महाभारत में बहुत बार मेंशन्ड है कि लाइफ ऐसे जीनी चाहिए, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ लीडिंग लाइफ, दिस इज द थिंग टू बी डन, दिस इज, यानी इसमें दोनों चीजें हैं. ठीक है, वैसे भी कोई भी हिस्टोरिकल या कोई भी टेक्सचुअल है, उसमें जरूरी नहीं है कि वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स हो, कि नहीं इतनी स्टोरी है और इसके बाद सीधा ना अपना सॉरी नॉर्म्स फॉलो होंगे कि यही चीजें जो है ऐसे होनी है.
इट इज नॉट समथिंग दैट इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड कि यहाँ तक स्टोरी है और यहाँ तक ये चीजें। नो, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं कभी, बीच में आपको नॉर्म्स आ जाएंगे बीच में, स्टोरी के बीच में डिस्क्राइब करते हुए। तो ऐसा ही महाभारत में हुआ है, बट हिस्टोरियंस बिलीव कि ये एक स्टोरी है मेनली, और जो इसमें बाद वाले पोर्शन है वो बेसिकली जिसमें नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स को कैसे फॉलो करना चाहिए ये चीजें बताई हुई है, ये बाद में ऐड किया गया था इन दिस ग्रेट एपिक कॉल्ड दी महाभारत। ठीक है, तो इंटरेस्टिंगली इस टेक्स्ट को बहुत बार डिस्क्राइब किया गया है एज इतिहास। इतिहास हमें पता है हिस्ट्री को बोलते हैं, तो अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन से ही इसको इतिहास के फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है दस इट वाज, मतलब ऐसा हुआ था, मतलब हिस्ट्री बेसिकली। सो क्या कोई ऐसे असली रियल वॉर हुई थी इस टाइम पे या नहीं हुई थी, क्या ये सिर्फ एक स्टोरी है? ठीक है, तो सम हिस्टोरियंस जो हैं इसी चीज के पीछे समवेयर ऑलवेज एक रिसर्च में रहते हैं। कुछ हिस्टोरियंस तो ये बिलीव करते हैं कि दिस वाज समथिंग वी कैन से दैट वाज समथिंग दैट रियली हैपेंड। ठीक है, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन ग्रुप ऑफ कजन ब्रदर्स, और ये जो रियल कॉन्फ्लिक्ट है इसको ही प्रिजर्व किया गया था इन दिस नैरेटिव। मतलब दिस वाज समथिंग दैट रियली डिड हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड बाय फ्यू ऑफ द हिस्टोरियंस। जो बाकी कुछ हिस्टोरियंस है वो ये सोचते हैं कि हो सकता है ऐसा कोई एग्जैक्ट बैटल ना हुआ हो। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा कुछ बैटल हुआ ना हो। क्यों? हाउ कैन दे से दिस? दे आर सेइंग बिकॉज हमारे पास इतने मतलब एम्पल अमाउंट में कोई भी एविडेंस नहीं आए हैं ऐसे बहुत बड़े बैटल का। कोई अपने पास इतना बड़ा कोई सपोर्टिव एविडेंस या इतना हम कंफर्मिटी से नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा कोई बैटल हुआ था, बिकॉज इतने ज्यादा एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं। बट देन एज आई सेड, सम हिस्टोरियंस स्टिल बिलीव कि नहीं ऐसा हुआ होगा, एंड सम अदर्स बिलीव दैट ऐसा अभी हम इतने श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अपने पास इतना कोई एविडेंस नहीं था इस टाइम पीरियड का। ओके, so in our next class we will be doing about the author and dates of दिस ग्रेट एपिक की किस टाइम पे लिखी हुई थी, क्या डेट्स होगी, किसने लिखी थी और कैसे कंपाइल की गई थी, इन सब से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो हम करेंगे इन आवर नेक्स्ट। ठीक है, सो व्हाटएवर वी हैव डन टुडे, एनीवन एनी डाउट, you can ask me right now and we'll discuss and solve it now itself. No doubts, class? Okay, just go, just give this portion a reading, whatever we have covered in the class. If you still have any doubt, tomorrow we can sort it out and then only we will move on. ठीक है? Class, do you have still, I'm asking again, any doubt related to anything, whatever we have covered today? Please raise your hand and we'll discuss and sort it out now. Okay, then we can meet tomorrow and then we can continue the chapter. Okay? So bye for today. Now we'll meet in the next class.